नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 23 रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में श्वसन तंत्र। सबसे पहले देखेंगे भाई श्वसन तंत्र है, उसके बाद ही बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई श्वसन ही क्या होता है। ठीक है, श्वसन अपने चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव में श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई श्वसन क्या होता है। ये नहीं है कि भाई अपन वायु अंदर ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो क्रिया श्वसन कहलाती है। ये इसे अपन पूर्ण रूप से श्वसन की क्रिया नहीं कह सकते हैं। तो श्वसन क्या होता है, देखो श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। वह जैविक क्रिया जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जल, CO2 और ऊर्जा या एनर्जी बनती है। ठीक है, और ये जो क्रिया है जल, CO2 और ऊर्जा निर्माण की जो पूरी संपूर्ण क्रिया है वो क्रिया कहलाती है श्वसन। वह जैविक क्रिया जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल, CO2 तथा ऊर्जा का निर्माण होता है, वह क्रिया श्वसन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है श्वसन के प्रकार। श्वसन को दो भागों में विभाजित किया है। दो प्रकार का श्वसन होता है। ठीक है, एक है बाह्य श्वसन और सेकंड आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाह्य जो श्वसन है वो क्या होता है, देखो इस प्रकार के श्वसन की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन है उसको ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, फेफड़े हैं इनके अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तथा फेफड़ों के द्वारा CO2 को शरीर से बाहर छोड़ने, वायु को ग्रहण करने तथा छोड़ने की जो क्रिया है वो होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन है ये कोशिकाओं के अंदर होता है। सेल या कोशिकाओं के अंदर आंतरिक श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा, CO2 और जल का निर्माण होता है और वो क्रिया है वो कहलाता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, कोशिका के बाहर जो होने वाला जो श्वसन है वो तो क्या कहलाएगा, बाह्य श्वसन। तभी कोशिका के अंदर होने वाला श्वसन जिसके अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, वो कहलाता है आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, बाह्य श्वसन के अंदर अपने जो श्वसन है, जो मुख्य श्वसन है, फेफड़े हैं, ये भाग लेते हैं। जबकि जो आंतरिक श्वसन है, ये आंतरिक श्वसन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर ही संपन्न होती है। ठीक है, अब जो आंतरिक श्वसन है ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अनोक्सी श्वसन और नंबर 2 ऑक्सी श्वसन। ठीक है, अनोक्सी नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये जो आंतरिक श्वसन है इसको दो भागों में विभाजित किया, अनोक्सी और ऑक्सी। हम दोनों के दोनों जो श्वसन की क्रिया है ये कोशिकाओं के अंदर होती है। तो अनोक्सी क्या होगा, अनोक्सी यानी ऑक्सीजन के बिना, इन कोशिकाओं में होने वाला ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोशिकाओं के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनोक्सी श्वसन कहलाता है। जबकि ऑक्सी श्वसन क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर होने वाला ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अनोक्सी यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। ठीक है, ये तो थे श्वसन के प्रकार। नेक्स्ट अपन देखते हैं
टॉपिक अपना मानव में श्वसन अंग व श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं तो देखो, तो मुख्य श्वसन अंग है वो तो होते हैं एक जोड़ी फेफड़े। उसके अलावा जो सहायक श्वसन अंग है उसमें आते हैं नासाद्वार, नासा गुहा, उसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं और वायु कोशिकाएं, ये सभी आती हैं सहायक श्वसन अंग के अंदर आती हैं। ये सभी अंग आपस में मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक एक करके अपन श्वसन अंग को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य श्वसन अंग यानी फेफड़े। मनुष्य के अंदर मुख्य श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ये फेफड़े वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। जो अपनी पसलियां होती हैं उन पसलियों के मध्य में, पसली पिंजर होता है, उनके मध्य में सुरक्षित दोनों फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये पसलियां इन फेफड़ों को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। फेफड़ों के चारों ओर ये वाला जो आवरण, दोनों फेफड़ों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। इस फुफ्फुस आवरण के मध्य में द्रव भरा रहता है। ठीक है, ये जो फुफ्फुस आवरण है ये फेफड़े को पिचकने से बचाने का कार्य करता है। ये मनुष्य के जो फेफड़े हैं ये गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, ये तो थे फेफड़े। और उसके बाद आता है सहायक श्वसन अंग, यानी इनके फेफड़े श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले, इन फेफड़ों को सहायता प्रदान करने वाले जो अंग कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है सहायक श्वसन अंग के अंदर नंबर 1 नासा द्वार या नासा छिद्र। मनुष्य के अंदर एक जोड़ी नासा द्वार या नासा छिद्र पाए जाते हैं। तो नाक के जो छिद्र होते हैं ये कहलाते हैं नासा द्वार। ठीक है, सेकंड जो सहायक श्वसन अंग है वो नासा गुहा। नासा द्वार है ये आगे चल करके नलिकाकार संरचना के अंदर खुलते हैं, वो होती है नासा गुहा। इस नासा गुहा के अंदर श्लेष्म व रोम पाए जाते हैं। जो वायु के साथ आने वाले जो अन्य पदार्थ या कण, सूक्ष्म कण होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 आता है ग्रसनी। ग्रसनी आगे नासा गुहा है ये आगे चल करके ग्रसनी के अंदर खुलती है। ग्रसनी अपन पाचन तंत्र में भी बताया था, ये पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित अंग होते हैं। पाचन तंत्र की क्रिया में भी भाग लेता है तथा श्वसन तंत्र की क्रिया के अंदर भी भाग लेता है। सब ग्रसनी आगे चल करके खुलती है कंठ के अंदर। ये आपको जो खुली हुई जो संरचना आपको नजर आ रही है वो कहलाता है कंठ। कंठ है ये थायराइड, एरिकोइड, त्रिकोइड व एपिग्लोटिस। थायराइड, एरिकोइड व एपिग्लोटिस इन उपास्थियों से मिलकर के कंठ का निर्माण होता है। कंठ के पास में पाया जाता है स्वर यंत्र पाया जाता है। साथ ही कंठ के अंदर एक छिद्र होता है। ये छिद्र है कंठ को श्वास नली के अंदर खोलने का कार्य करता है तथा इसको घंटी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कंठ से जैसे ही आगे चलते हैं एक लंबी नलिकाकार संरचना आती है जिसको बोलते हैं श्वास नली। इस नलिकाकार संरचना की टोटल लंबाई लगभग होती है 12 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। इसके ऊपर अर्धवर्ताकार उपास्थियों से निर्मित या सी आकार के उपास्थियों से निर्मित छल्ले पाए जाते हैं। ये जो छल्ले हैं श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य, पिचकने नहीं देते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य इन छल्लों के द्वारा किया जाता है। जैसे ही ये श्वास नली आगे बढ़ती है इन वक्ष स्थल पर, जैसे यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ जाकर के 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक भाग को कहा जाता है श्वसनी। एक श्वसनी प्रवेश करती है दाएं फेफड़े के अंदर, जबकि एक श्वसनी प्रवेश करती है बाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। श्वसनी भी आगे चल करके छोटे छोटे नलिकाओं के अंदर विभाजित हो जाती है।
जैसे कि ये वाली संरचना अपन ने यहाँ पर दर्शा रखी है, यहाँ से आ रही है श्वास नली। अब ये श्वास नली आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो गई, एक श्वास नली दाएं फेफड़े में और एक श्वास नली बाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब श्वास नली भी ये आगे चल करके शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है। इन शाखाओं को कहा जाता है श्वसनिकाएं। ठीक है, अब इन श्वसनिकाएं हैं, इनके आगे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है, गुब्बारे नुमा संरचना इनके आगे पाई जाती है। इन गुब्बारे नुमा संरचना को कहा जाता है वायु कूपिका। वायु कूपिका ही वो स्थल होती हैं जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इन वायु कूपिका के अंदर से बहुत ज्यादा रक्त वाहिनियां पतली पतली बारीक बारीक रक्त वाहिनियां गुजरती हैं और यहाँ पर ही CO2 और O2 दोनों गैसों का आदान प्रदान होने की जो क्रिया है यहीं पर ही होती है। ठीक है, ये तो था मानव में श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र, इसकी संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि।